मैं जेठ यमला पगला दीवाना। गर्लफ्रेंड है? मैं हूँ बिहार का बाबू, बिहारी बाबू। भविष्य का कुछ सोच रहे हैं आप? खुश तो बहुत होगी। एक दो सवाल पूछता हूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। मुझे चुनाव में और पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। तो आप डर गए हैं? हाय सर, मेरा नाम अनिल शारदा है। कैसे हैं आप? शारदा जी, गुड टू मीट यू। आज चुनाव में आप वापसी से दोबारा से आ गए हैं। दिन में आप गए थे वहाँ पे अपनी जनता के बीच, अपने लोगों के बीच संबोधन किया आपने। लेकिन मुझे जानना ये है कि इसके पहले आपने ब्रेक ले लिया था पूरे चुनाव से, पॉलिटिक्स से। एक बार फिर से आप दोबारा फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एक नई पार्टी के साथ। वो पार्टी जो अभी हाल ही में बनी और हाल ही में एडीसी के इलेक्शंस को पूर्ण बहुमत के साथ जीती। अब आप उसमें अपनी सरकार चला रहे हैं और दोबारा से एक नई सरकार बनाने के लिए त्रिपुरा में इस बार आपने बिगुल फूंक दिया है। तो आपने इस नए प्लेटफॉर्म को क्यों शुरू किया? क्या है ये त्रिपुरा माथा? अनिल, सबसे पहले एक बात है कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया। और उसके बाद से जो मैं आप कर रहा हूँ वो मेरी दिल की बात जो मेरी दिल के अंदर की जो आवाज़ थी और जो मुझे लगा कि ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने 17 साल पॉलिटिक्स की और 2019 के बाद से मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल को लगता है सही है। और अगर किसी को लगता है ये राजनीति है तो उनको लगने दीजिए, लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है, ये एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है हमारे संविधान के अधिकार को लेने के लिए। और जब तक ये अधिकार हमको नहीं मिलता और जब तक हम सिंसियर रहते हैं तब तक हम इसको चालू रख सकते हैं। जिस दिन हमारी सिंसियरिटी हमारी कोर एजेंडा से अलग हो जाएगी या फिर जिस दिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे और अपना मूवमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रखेंगे, उस दिन इस पार्टी का और मेरा राजनीति में या पब्लिक स्पेस में रहने का, राजनीति ठीक शब्द नहीं होगा, का कुछ मतलब नहीं बनेगा। चुनाव में तो आप आ गए हैं, लेकिन चुनाव आप नहीं लड़ रहे हैं, आप लोगों को लड़वा रहे हैं। आपने मतलब क्यों अपने आप को अलग कर लिया? क्योंकि मैंने कहा कि मुझे चुनाव में और पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा एक कहना था पहले से कि ये लॉलीपॉप है जो हमें दिया जाता है। हम 5 या 10 लोगों को मंत्री नहीं दिखना चाहते या एक व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का एमपी नहीं दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो 14 लाख लोग हैं जो पहाड़ में हैं, जो एडीसी एरियाज़ में हैं, हर जाति के हो, हर धर्म के हो, उनको उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। हम उसके लिए बात कर रहे हैं। और जिस दिन मैंने खुद मैं दलदल में फंस गया और जिस दिन मैं ही खुद अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिकल पोस्ट में आ गया, तो मेरा वो जो बात कहना था इससे पहले वो हिपोक्रेसी हो जाएगा और मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। क्या समस्या क्या है खासकर लोगों की? मतलब ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो मांग है, जितना मैं पढ़ पाया, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूँ और उसके पीछे मैं बिहार से आता हूँ। तो बिहार से आते तो बहुत जानते हैं आप। दिल्ली में जाकर आपका कम वो हो गया होगा। बिहार से तो बहुत लोगों को मतलब कि नॉलेज प्राप्त होता है। फिर भी अगर वहां से अगर देखा जाए ना, तो दिल्ली की नज़र से त्रिपुरा जैसा दिखता है वैसा त्रिपुरा है नहीं। त्रिपुरा को त्रिपुरा की नज़र से ही समझना पड़ेगा। तो आप मुझे समझाइए कि ये क्या है, ग्रेटर लैंड क्या है, त्रिपुरा ग्रेटर लैंड की मांग? देखिए, पहला बात है कि ये डिमांड क्यों निकला। ये एक राज्य था जहां में ये ट्राइबल मेजॉरिटी राज्य था। जब जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो बहुत हमारे हिंदू बंगाली लोग पूरे, क्योंकि इस पार्टीशन के समय वहाँ में राइट्स हुए तो उनको बहुत जगह में जाना हुआ। मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे ग्रैंडमदर ने भी बहुत लोगों को जगह दी, पनाह दी। उसके बाद नोआखाली राइट्स हुआ 58 में, 46 में और 58 में हुआ। उसके बाद 65 में प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद 71 वॉर हुआ। तो ये जो 30 साल का पीरियड था, 25-30 साल का पीरियड, वहाँ में हम ट्राइबल मेजॉरिटी स्टेट से एकदम माइनॉरिटी हो गए। आज हम सिर्फ 30% तक पहुँच गए। अब क्या है कि हम समझ सकते हैं कि पीड़ा क्या हुई। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी स्वीकार करता हूँ कि जो हमारे शरणार्थी थे उनको हिंदुस्तान में पनाह दी गई, जगह दी गई, अच्छा बात है। लेकिन आपने सिर्फ त्रिपुरा में रखा, आपने ना मिजोरम में रखा, ना नागालैंड में रखा, ना अरुणाचल में रखा, ना मणिपुर में रखा, ना मेघालय में रखा, ना सिक्किम में रखा। आपने सिर्फ त्रिपुरा में रखा। और एक जो ट्राइबल राज्य था जहाँ में ट्राइबल हिंदू मेजॉरिटी ट्राइबल, हम लोग हिंदूज हैं, वहाँ में आपने हमें माइनॉरिटी बना दिया।
तो इसके बाद आप देखेंगे कि रिसोर्सेज हमारी चली गई, पॉलिटिकल पावर्स चले गए, लेजिस्लेटिव पावर्स तो थे ही नहीं, इन्फोर्समेंट पावर चले गए, हमें भूमिहीन बनाया गया और हमारे सब अधिकार लिया गया, क्योंकि छीना नहीं, दिल्ली ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि हमारे एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड अगर आए ऑटोनॉमी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोल्यूशन लाकर, तो वहां में हमारे जो जनजाति हैं, जो एडीसी के अंदर है और उसके बाहर 36 गांव हैं, उनको भी हम अंदर लेकर हम वहां में वही पावर दे जो हमें मिल सकता था अगर नई दिल्ली हमें इग्नोर नहीं करता। तो वो एडीसी के थ्रू पावर की मांग कर रहे हैं या फिर एक पूरा इंडिपेंडेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मैं डिमांड कर रहा हूँ। अब मेरा सोचना है, या हमारे बहुत लोग हैं जो उनका सोचना है, जो आईपीएफटी है, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, उनका भी ये सोचना था कि एक अलग राज्य करके ही एक समाधान निकल सकता है। तो फिर तो वो तो साइलेंट हो गया ना जीतने के बाद। वो तो अभी भी अलायंस कर रहे हैं, तो बोल दीजिए कि हम और नहीं डिमांड करेंगे। मेरा सोचना था कि ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। अगर केंद्र सरकार को इससे भी ज्यादा अच्छा एक आइडिया है तो हमें बता दीजिए, लेकिन लिखित बताइए, राइटिंग में दीजिए, या ऑपोजिशन को, कांग्रेस हो, सीपीएम को अगर कोई आइडिया देना हो। लेकिन अब हमारे संग और धोखा नहीं होगा, मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए लिखित, और ये हमें या फिर सरकार पास करे या ऑपोजिशन पार्लियामेंट में रेज करे, एक प्रस्ताव रखे पार्लियामेंट में, लेकिन हमें अब इसका सोल्यूशन चाहिए। तो ये है मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मूवमेंट। कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, कोई संप्रदाय के खिलाफ नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं, सबको एक लेकर, क्योंकि एडीसी के अंदर भी मणिपुरी है, मुसलमान है, हिंदू बंगाली है, ट्राइबल्स हैं, चाय बागान के आदिवासी हैं, सब लोग हैं, उनको भी लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप मांग तो फिर सेंटर से भी आप कर ही रहे हैं ना इस चीज को लेकर के, दे तो नहीं रहा है? तो नहीं देंगे तो अभी आप गए थे मिलने के लिए, मैंने सुना। सेंटर है, सेंटर नहीं रहता हमेशा। एक बार मनमोहन सिंह हमें निमंत्रण की गई थी, तो वैसे मीडिया में तो बहुत सारी चीजें चल रही थी कि भाई प्रदीप्त देवबर्मन ने चेंज कर लिया अपने आप को, मतलब बेच दिया, ऐसा वैसा अलायंस हो गया। हुआ क्या, एग्जैक्ट क्या हुआ? बेच तो मैं तो बेच नहीं सकता अपने आप को, क्योंकि भगवान ने सब दिया, घर दिया है, महल दिया है, हाँ, वही पैसा दिया है, लेकिन एक चीज ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, नाम। और अगर आज मैंने दिल्ली जाकर लास्ट मिनट में बिना राइटिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, तो मैं आज आपके सामने आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। अपने जो हमारे जो गांव में जो बूढ़ी औरत है, जो हमारे बच्चे हैं, जो यूथ है, जिसने मेरे ऊपर इतना विश्वास हमको मेरे ऊपर दिया है, मैं उनको आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। मैं त्रिपुरा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। और पैसा और संपत्ति सब चीज़ नहीं होती, एक बार एक अच्छा नाम भी कमाना है, और मेरे अंदर वही है कि मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, और हमारे परिवार का, हमारी लेगेसी का, पूर्वजों का एक अच्छा नाम रहे कि इसने कुछ किया अपने लोगों के लिए। तो स्पोर्ट्समैन अचानक से कैसे पॉलिटिक्स में आ गया? मेरे फादर स्पोर्ट्समैन थे, वो भी पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन आज भी मेरा पहला शौक स्पोर्ट्स ही है। जो चीज़ एक स्पोर्ट्समैन या एक म्यूजिशियन या एक कलाकार हमें देता है, वो कोई नेता नहीं देता। आज सचिन तेंदुलकर ने जो हिंदुस्तान का नाम ऊपर किया, या आप देखेंगे कि सुनील छेत्री ने किया फुटबॉल में, या बाईचुंग भूटिया ने किया, या फिर आप देखेंगे कि हमारी पीवी सिंधु ने किया। इन्होंने जो शोहरत नाम देश को दी है, कोई नेता नहीं कर सकता, कोई चीफ मिनिस्टर तो एकदम नहीं कर सकता। आई थिंक हम पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत देते हैं इस देश में, इतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि आम जनता को, पॉलिटिशियन को कोई पहचानता भी नहीं। एक दो सवाल पूछता हूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड। भाजपा की गवर्नमेंट जब भी आई तो 299 वादे किए, उसमें से 4-5 जो मुख्य इम्पोर्टेंट थे कि हर घर से एक एम्प्लॉयमेंट देने की बात थी, 50,000 नौकरियों देने की बात थी, साथ में जो मिनिमम वेजेस हैं 340 रुपए तक बढ़ाने की बातचीत थी, टैबलेट वगैरह बांटने की बात थी। टैबलेट बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। हाँ, टैबलेट बांटा जा रहा है, याबा टैबलेट बांटा जा रहा है। कौन सा? याबा टैबलेट, ड्रग्स का। ड्रग्स का टैबलेट बांटा जा रहा है यहाँ पे एकदम। कहाँ नशा मुक्त त्रिपुरा तो हो रही नहीं है यहाँ में, तो बांग्लादेश से क्रॉस बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं, टैबलेट्स बांटा जा रहा है। एनीवे, आपका सवाल था, आप पूरा कीजिए। ठीक है, मेरा हो गया, आप बताइए कितना डेवलपमेंट हो गया है। नहीं तो क्या है ना कि यही लीडर्स लोग 5 साल पहले आए थे,
5 साल आने के उस समय बहुत वादा किया था हम सब, क्योंकि 25 साल बाद मतलब ये कम्युनिस्ट सरकार हटा बदल 5 गई। साल, और इस बार दिल्ली में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, तो एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी था कि इसको हम ठीक करें। लेकिन 5 साल में हमने काम बहुत कम देखा। और जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था 2018 में, आज 2023 में आकर बोल रहे हैं कि बहुत काम हुआ, आप और 5 साल दीजिए और करेंगे। लेकिन लोग देख रहे हैं कि ये 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, लॉ एंड ऑर्डर गिर गया। यहाँ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आप देखिए कि कुछ अगर एक भी इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री आया हुआ त्रिपुरा में 5 साल में नहीं आया। एम्प्लॉयमेंट जो आपने 50,000 बोला था उसको छोड़िए, आपने जो पहला ग्रोथ था उसको भी आपने कंटिन्यू नहीं किया। आपने यहाँ में मोटरसाइकिल बाइक वाहनी शुरू कर दिया। आप तो ये तो हम तो और पीछे चले गए। और इसमें एक निराशा है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों ने, कांग्रेस के बहुत लोगों ने, हमारे जनजाति के बहुत लोगों ने, इन्होंने एक मोदी जी का सपना देकर ही वोट किया था। लेकिन यहाँ में तो नाइटमेयर हो गया। यहाँ पे अभी सरकार कौन चला रहा है? यहाँ में अभी सरकार कौन चला रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप जब इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछ लीजिए कौन चला रहा है। शेड्यूलिंग नहीं मिल रही है सर, कल दिन भर बैठे रह गया मैं। हाँ, क्या करें, आजकल राजा महाराजा ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं, मुख्यमंत्री आजकल एक्सेसिबल नहीं है। अब क्या करें, वीआईपीज लोग हैं। आप बताइए कौन सरकार चला रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सरकार आज के दिन पब्लिक नहीं चला रही। पब्लिक तो खैर वैसे भी आजकल नहीं चलाती है, कि कभी भी नहीं चलाती। पब्लिक की इच्छाओं से तो थोड़ी चलनी चाहिए। हाँ, तो ये सरकार आज के दिन, अब राहुल गांधी होते तो वो कहते कि उद्योगपति चला रहे हैं, लेकिन उद्योगपति नहीं चला रहे। थोड़ा सा पिच आया सर। आया था, मैं जानता हूँ, अच्छा दोस्त है, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ये सरकार को कौन चला रहा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आप इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता तो मेरे पास $1 मिलियन होता है। मुझे मालूम नहीं ये सरकार कौन चला रही है। विप्लव देव या विप्लव मोदी जी? विप्लव देव तो नहीं रहे, वो तो बहुत मैंने सुना, अभी काफी सारी चीजें सुन रहा था, मैं सोचा आप ही से जानूं। तो विप्लव देव तो अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनको तो हटा दिया गया। अब मानिक शाह है, शरीफ इंसान है, डेंटिस्ट डॉक्टर है, बीजेपी में आए थे और अच्छे इंसान है, शरीफ इंसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 4-5 महीने में उनको समय भी मिला है कुछ काम दिखाने के लिए। और विप्लव देव का 4.5 साल अगर ठीक था तो बीजेपी ने उनको क्यों हटाया, ये बीजेपी इसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकता है। अभी महाराज वाला दौर तो नहीं है। नहीं, पर फिर भी आज मैं जब गया था आपकी रैली में, मैंने देखा लोग सीधे आके आपके चरण स्पर्श कर रहे थे। बुबागरा कहते हैं। हाँ। क्या भूभागरा मतलब क्या होता वो हमारे लैंग्वेज में है? महाराजा नहीं, प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड, जो जमीन की रक्षा करता है उसको कहते हैं। बेसिकली आप ही को संबोधित कर रहे थे वो लोग इस चीज से, लॉन्ग लिव करके। आज भी उसी लेवल का मतलब उन लोगों का मानना है राज परिवार के लिए, या फिर 5 साल पहले नहीं था, 6 साल पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने सब छोड़ा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ा। मेरे फैमिली में कोई नहीं है आज तक रीजनल पार्टी में, मैंने वो सब छोड़ा। परिवार को नहीं लाए पॉलिटिक्स में, सब कुछ छोड़कर मैं अकेला चला गया इस रास्ते में। पर पहले तो आपकी फैमिली थी। हाँ, लेकिन सब फैमिली कांग्रेस में थी, मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं अकेला इस रास्ते में गया। और जो रिस्पॉन्स मैंने देखा है तब मुझे मिला है। आज मेरे भाषण में आपने ये भी सुना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। मैं सच में बदल चुका। और एक अच्छा नेता वही होता है, या अच्छा इंसान वही होता है जो स्वीकार करे कि समय ने उसको बदला। तो मैं बदल चुका हूँ। अब मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ देना है। और मुझे रिटर्न में अगर कुछ भी चाहिए तो एक अच्छा नाम चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिकल हम लोगों ने शुरुआत में ही शुरू किया, बातचीत कर लिया। अब थोड़ा सा मैं आपके ट्विटर के बायो पे आता हूँ। हाँ। ट्विटर के बायो में आप पॉलिटिशियन बहुत कम, और संगीत से, म्यूजिक से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा प्यार है आपका। मिमिक्री भी करते हैं आप? हाँ, करते हैं, जरूर करते हैं। क्यों नहीं करूँ, आज भी किया मैंने, मिथुन का किया। मैं उस टाइम नहीं था। मैं सुनना चाहता हूँ किसका करना चाह रहे हैं और किसे संदेश देना चाहते हैं, उसी भाषा में, उसी लहजे में आप दे सकते हैं। देखिए, मैंने ये पहले भी किया, मैं अभी फिर से करता हूँ। ये एक था
यहाँ में बहुत आरोप आते हैं हमारे ऊपर कि मैं हमेशा जनजाति के बारे क्यों बात करता हूँ, या मैं हमेशा त्रिपुरा 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 तिपरासा क्यों बोलता हूँ। तो मनमोहन सिंह जी थे, जब पेरिस में एक टर्बन मैन हुआ था, तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखा कि ये जो टर्बन बैन है इसको आप प्लीज मत कीजिए, क्योंकि हम सिखों का एक आस्था है। वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन तभी भी उन्होंने सिखों के बारे में लिखा, क्योंकि वो सिख है, किसी ने उंगली नहीं उठाया। हमारे बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा 40-50 साल से कहते रहे कि मैं हूँ बिहार का बाबू, बिहारी बाबू। खामोश। कोई नहीं कहता कि वो बिहार क्यों कहता है, हमेशा वो है प्राउड बिहारी बाबू, सब मानते हैं। अपना धर्मेंद्र, मैं धर्मेंद्र का बहुत बड़ा फैन था, वो हमेशा हर पिक्चर में पहले कहता था मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके कहता, ये पंजाबी हाथ है। वो अपना हेरिटेज, अपने पंजाबी जाट हेरिटेज को वो करते रहता। अपना अमिताभ बच्चन, वेलकम टू उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आई गंगा छोड़ा किनारे वाला, आई छोड़ा गंगा किनारे वाला, खुश तो बहुत होगी तुम आज, आई। ये अपने इलाहाबाद का, उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बोलते रहता है। कोई सवाल नहीं पूछता कि वो क्यों ये कहता है। जब ये सब लोग अपने कम्युनिटी के बारे, अपने राज्य के बारे, अपने लोगों के बारे बोल सकते हैं, तो जब मैं त्रिपुरा या तिपरासा बोलता हूं तो सबको क्यों लगता है? क्योंकि इन लोगों को आदत हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट से कोई व्यक्ति अपने साम्राज्य के बारे ज्यादा बोले, अपने हिस्ट्री, अपने हेरिटेज के बारे ज्यादा बोले, तो लोगों को खलकता है। पहले उनको चुभेगा, बाद में वो एक्सेप्ट करेंगे। एक समय था जब बिहार के ऊपर सब हंसी मजाक उड़ाते थे। आज मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि मैं आपको पेटर्नाइज नहीं कर रहा हूँ। बिहार से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स, हमारे लॉयर्स एंड सम ऑफ द बेस्ट थिंकर्स आर कमिंग आउट ऑफ बिहार। एक टाइम मजाक उड़ाया जाता था, एक टाइम हमारा मजाक उड़ाया गया। आज हमारा समय है, कल किसी और का समय आएगा। लेकिन मैंने जो आपको मिमिक्री में कहा है, ये मिमिक्री में भी एक सच्चाई है। मेरी शिक्षा शिलोंग में हुई, तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, आज भी इतनी अच्छी नहीं, आपकी जैसी तो अच्छी नहीं, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन को देखकर मैंने अपनी हिंदी सीखी। तो उसी से मेरा मिमिक्री का आंकड़ा शुरू हुआ। फिल्मों को लेकर के कुछ ऐसा वाकया आपका? नहीं, शोले हो, अग्निपथ हो, उसके बाद परदेश हो, स्वदेश हो, दिल चाहता हो, सनी देओल का घायल आया था तो हम लोग सब पागल थे तब। मतलब है, कॉलेज पीरियड में कभी आपने मतलब बंक वंक मार के गए आप? बहुत बंक मारा, बहुत बंक मारा। कॉलेज में मैं जाते ही नहीं था। मैं तो मैं म्यूजिशियन था खुद, तो मैं रॉक एंड रोल में था। तो मेरी शिक्षा शिलोंग में हुई, तो मैं आई यूज्ड टू प्ले द गिटार, आई यूज्ड टू सिंग माई सेल्फ। गन्स एंड रोजेस हो, आयरन मेडन हो, मेटालिका हो, बैंड के, हाँ, तो वो था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आज भी म्यूजिशियंस हैं, आज भी मैं संपर्क रखता हूँ। पापोन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो फरहान अख्तर हमारे संग बहुत अच्छा हमारा रहा है, आमिर खान। तो मतलब मुलाकातें होती रहती हैं। और हम मतलब कि पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते। कभी आपको ऑफर नहीं मिला कि आप? मैंने एक पिक्चर में काम किया है, वो क्या था, पिंकी एंड समथिंग फरार, अर्जुन कपूर एंड उसमें आई थिंक परिणीति चोपड़ा है। तो मेरा 2 सेकंड का रोल है, उसमें मैं अपना ही किरदार कर रहा हूँ। राजा का ही कर रहे हैं? हाँ, महाराजा। 2 सेकंड का है, कोई है उसमें। तो मुझे बुलाया था, तब चलो मैं कर लेता। अगर कल फिर से बुलाया तो कर लूँगा, क्या है। इंसान को कभी अपने आप को VIP नहीं समझना चाहिए। जो बचपन में आप थे, जो कॉलेज के ज़माने में जो आप थे, आज भी आपको वही रहना चाहिए। थोड़ा मेच्योरिटी तो आना चाहिए, लेकिन बाय एंड लार्ज आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो नहीं चेंज होना चाहिए। सबके संग खुश, कोई VIP नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं। आप बिहार से हैं, मैं बचपन में बहुत लिट्टी चोखा खाता था, सवेरे सत्तू खाता था। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई लव माई डॉग्स, आई लव गार्डनिंग, आई लव कुकिंग, आई लव स्पोर्ट्स। बेसिकली मैं इतना खराब इंसान नहीं हूँ जो बहुत लोग, मेरे विपक्ष लोग बोलते मेरे बारे में। फिर से आप पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं। विपक्षी लोग रावण बना के रखा है, तो लगता है कि मैं भी साउथ इंडिया चला जाऊँ। मैंने सुना तबीयत खराब है आपकी? तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है? प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है। इलेक्शन के बाद मैं बाहर जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए,
लेकिन इसी के लिए भी मैं, भगवान कभी कभी ठीक करता है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं शायद अपने बारे सोचता कि मैं एमपी बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन अब क्योंकि हेल्थ खराब है तो मालूम नहीं कि समय कितना है। ट्रीटमेंट ठीक भी हो सकता है, उल्ट गलत भी हो सकता है, कोई सीरियस है। तो मुझे क्या लगता है कि कुछ अगर गलत हो जाए तो मेरी ज़िंदगी कैसी रही, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, जो लोग थे जिसका मैं सो कॉल्ड बुबागरा हूँ, मैंने उनके लिए क्या किया। तो आज जो ईश्वर करता है कभी कभी ठीक ही करता है। उन्होंने शायद ये मुझे मौका दिया, बीमारी दी कि प्रद्योत अब देखो तुम्हारे पास कितना समय है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अभी इतना समय है, ठीक कर लो। तो इसके लिए मैं इस बार मैं अंधाधुन काम कर रहा हूँ अपने लोगों को कुछ देने के लिए। क्या करेंगे, ये इलेक्शंस वगैरह खत्म हो जाएगा? इलेक्शन खत्म होने के बाद नेगोशिएशन करना है। अगर खुद की बहुमत आई तो हम तो करेंगे जो करना है, और भगवान ना करे अगर थोड़ा सा कम होए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। अगर कम हुआ तो हम सरकार में नहीं बैठेंगे, हम विपक्ष में बैठेंगे, हम समर्थन उसी को देंगे जो हमारे डिमांड को पूरा करता है। आपने अभी तक शादी नहीं किया है, इतना बड़ा साम्राज्य है, संभालेगा कौन? भविष्य का कुछ सोच रहे हैं आप, या फिर आपको भी सलमान खान वगैरह ये सब की कैटेगरी में रहना है? नहीं, मेरी शादी हो जाएगी। ये इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं शादी कर लूंगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि देखिए सब कुछ तय हो गया? नहीं, तय नहीं हुआ, तय हो जाएगा। गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होगा? हाँ, मैं तो छुपाने वाला इंसान नहीं हूँ। इस उम्र में कोई गर्लफ्रेंड रखता है भाई? 22 साल की उम्र में कोई गर्लफ्रेंड रखता है? इस साल में तो लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो वो तो है नहीं ना, इसलिए मैं पूछा। मैं भी अभी सब आ जाएगा, अब समय में देखेंगे क्या क्या होता है और क्या क्या खेल निकलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने कहा फैमिली के बारे। देखिए, मैंने एक अफवाह चल रही थी कि मैं अपनी बहन को राजनीति में लेके आना टिकट दूंगा, मैंने नहीं दिया। मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर जो थिंकिंग आ गई है कि अपने लोगों को सब कुछ दे दूं, उसके बाद हम देखेंगे कि पर्सनल लाइफ में क्या करना है, ये पैलेस का क्या करना है, इसको होटल बनाना है या कहीं में कि इसका मेंटेन कैसा किया जाए। मैंने कुछ नहीं किया। शिलोंग के घर को क्या कर जाए। मेरे माँ है 80 साल के होने वाली, 79 है, उनके साथ मैं समय नहीं बिता सकता हूँ। मैं उनके साथ समय बिताना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मैं शायद एक बैंड भी शुरू करना चाहता हूँ, बहुत चीज़ करना चाहता हूँ। ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलने के बाद मैं खुद की ज़िंदगी भी जीना चाहता हूँ। मैंने बहुत सफ़र भी किया है। सबको लगता है कि महल में रहने से आराम का ज़िंदगी नहीं है। इस महल में 200 कमरे से ऊपर है, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी शिलोंग की त्रिपुरा कासल में 100 से ऊपर कमरे हैं, मैं अकेले रहता हूँ अपने कुत्ते के साथ। हमारे कुत्ते हैं, वो घर में घूमते रहते, मैं अकेला रहता हूँ। कलकत्ता में मेरी माँ अकेली है और मैं जाता हूँ तो हम दोनों अकेले रहते हैं। तो ये बहुत। अभी आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं? मेरी सब बहन है, चार बहन है, सबकी शादी हो गई। मेरी माँ है, मेरे पिताजी अब नहीं रहे। तो मेरी बहन तो सब बाहर में, एक बिहार में है। और हम लोग तो इट्स अ वेरी लोनली लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि जो बाहर से दिखता है इट इज़ वेरी मे बी ग्लैमरस बट इट इजंट। एंड एक उम्र के आने के बाद आपको भी एक लाइफ कंपेनियन चाहिए। सलमान खान के पास तो कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा सा स्टेबल मैच्योर एक लाइफ पार्टनर रहे, कि एक आने वाले 20-25 साल जो भी ज़िंदगी है, अगर भगवान ने समय दिया तो अच्छी तरीके से बिताओ। तो मतलब कुछ देखा उखा गया है या? आपको भी निमंत्रण करेंगे। अरे बहुत शुक्रिया सर, हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे जरूर। कोशिश नहीं, आपके लिए मैं आपके लिए प्लेन भेज दूंगा। उसी प्लेन में गए थे आप दिल्ली? नहीं, जो भेजने वाले हैं वो तो इंडिगो में गया था। हाँ, वो भी समय में नहीं था। मैंने सुना चार्टर्ड प्लेन से गए हैं आप? नहीं, चार्टर्ड प्लेन में मुझे शौक नहीं, क्योंकि मेरे अंकल थे माधवराव सिंधिया, उनकी डेथ तो चार्टर्ड प्लेन में हुई ना। तो आप डर गए हैं? मैं तो कभी चार्टर्ड प्लेन में नहीं जाऊंगा भाई, और जिस दिन जाऊंगा अपने पैसे से जाऊंगा। बीजेपी के पैसे से या कांग्रेस के पैसे से मैं दिल्ली नहीं जाने वाला चार्टर्ड प्लेन में।
अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपने सोच रखा है आने वाले भविष्य के लिए, एक अच्छा जीवन, उसमें अच्छी एक अच्छा स्टेट, एक अच्छा स्टेट, परिवार वगैरह, हाँ सब चीज़। तो अगर इस बार वो सफलता नहीं मिलती है तो क्या ये संघर्ष अभी और लंबा चलेगा? ये मेरा लास्ट फाइट है। इस फाइट में मैंने अपना सब चीज लगा दिया है दांव पे। इस बार हमें मिलेगा ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑन अ सीरियस नोट मैं सत्य के रास्ते में चल रहा हूं, कोई विश्वास करे या ना करे, और भगवान ऊपर से देख रहा है कि ये व्यक्ति अपने कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा है, ये व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग रहा है कुछ। तो अगर जिंदगी में अगर इंसाफ है और सत्य है तो इस बार हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरे अंदर ये पूरा विश्वास है। और अगर हम हार गए तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरे बलबूते से आई गिव माई फुल, आई फॉट टिल द एंड एंड आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज। एटलीस्ट ये तो मैं कह सकूंगा। तो ये संघर्ष तो खैर आपका लंबा है, देखना है कि इस बार इलेक्शन में जनता कहाँ किसे वोट देती है, कितना आपके पक्ष में होता है, कितना आपके विपक्ष में होता है। पर शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, अच्छा लगा बहुत। और फिर मिलेंगे आपकी शादी में और उसके पहले अगर जीत हुई तो आपको निमंत्रण देंगे। जरूर। अगर जीत नहीं भी हुई तभी भी आपको निमंत्रण देंगे। आपको त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट को घुमाएंगे। आपको बहुत अच्छा जगह है यहाँ, यू लव दिस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेलाई नोहम्बर।